माता की। शिव में अगर जय बोले और पाकिस्तान में नहीं सुनी थे दिन बाद जय बोले की कामरी है, बताओ की कामरी है कहे हो गया। शिव में पानी की मुर्दो है क्यों की करे। जोर बोलो भारत माता की। दो हाथ ऊंचा करो, मुट्ठी बंद करो और मुट्ठी बंद करके संकल्प की मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलो भारत माता की, भारत माता की। बोलो रामसा पीर की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो जम्बेश्वर भगवान की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो रामसा पीर की। गरीबनाथ जी की इस पवित्र पूजित धरती पर आयोजित आज इस विशाल जनसभा में राजस्थान भर में जो 200 विधानसभाओं में परिवर्तन के संकल्प को जागृत करने के लिए इस नाकारा निकम्मा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो 200 विधानसभाओं में राजस्थान के 4 कोनों से यात्राएं आयोजित की जा रही हैं, उस तीसरी यात्रा जो पश्चिमी राजस्थान में बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल पवित्र रामदेवरा तीर्थ से कल प्रारंभ हुए। आज दूसरे दिन ये बाबा रामदेव जी के पवित्र जन्म स्थली तक पहुंची है। इस विशाल जनसभा में जिसमें मंच पर मेरे मंत्रिमंडल के साथी, मेरे छोटे भाई और आपके बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद कैलाश चौधरी जी, इस यात्रा के संयोजक राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, यात्रा के सह संयोजक जालोर के विधायक, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर जिले के परिवार के मुखिया, जिले के अध्यक्ष आदरणीय स्वरूप सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री किसान नेता मेरे भाई श्री जगबीर छाबा जी, प्रदेश मंत्री श्री अनंतराम विश्नोई जी, प्रदेश मंत्री श्री सावल राम देवासी जी, जिले के प्रभारी पूर्व विधायक आदरणीय श्री शंकर सिंह जी राजपुरोहित जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिले के पूर्व अध्यक्ष और मेरे मित्र आदरणीय दिलीप पालीवाल जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और जिले के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय स्वरूप सिंह जी राठौड़, विधानसभा में इस परिवर्तन यात्रा के संयोजक आदरणीय श्री गिरधर सिंह जी कोटड़िया, जिले के महामंत्री मुस्कान जी मेघवाल, आदरणीय श्री देवीलाल जी कुमावत, हम सब के वरिष्ठ नेता जिनकी एक भीष्म पितामह की जैसी छवि इस पूरे शिव विधानसभा क्षेत्र नहीं अभी तो पूरे सोडान और इस बसिया क्षेत्र में हम सब लोग जिनमें देखते हैं, ऐसे पूर्व विधायक आदरणीय हरी सिंह जी सोडा साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक जय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर जालम सिंह जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा के प्रत्याशी 2018 में रहे आदरणीय श्री गुमान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री वीरम सिंह जी सोडा, मेरे छोटे भाई श्री राजेंद्र सिंह जी बिहार और इस देवतुल्य सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री आदरणीय प्रियंका जी जो इस संभाग की प्रभारी भी हैं, आदरणीय महेंद्र कुमावत जी और इस सभा में मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, पंचायती राज संस्थान के सारे चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, प्रधान साहब और इसके अतिरिक्त
इस सभा में विशाल संख्या में आए हुए मेरे सारे भाइयों बहनों पत्रकार मित्रों, मैं हृदय पूर्वक आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं अभिनंदन आपका इसलिए करना चाहता हूं कि जो धैर्य सुबह 9-10 बजे से लेकर के अभी दोपहर के 3:30 बजने वाले आप लोगों ने इस विशाल संख्या में आज यहां उपस्थित होकर के जिस धैर्य पूर्वक हम लोगों का इंतजार किया, 12 बजे के निश्चित समय की तुलना में हम 3:30 बजे में आज आप सबसे मुखातिब हुआ और उस समय आप सब इतनी विशाल संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से अपने घर का काम, खेती का काम सब छोड़ करके यहाँ उपस्थित हुए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर थोड़ी घनी भीड़ हमारे मन में ऐसे मैंने भीड़ा होया नहीं तो होवे को नहीं होएगी आवर रण है थोड़ी बना राज जब मैंने भीड़ा होया मन में तेवड़ी है कि मारे राज ने पलटनो है कि नहीं पलटनो है। देखिए 2018 में राजस्थान के चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी एक नया शगुफा लेकर के आई। उसने धोखा किया देश में प्रदेश के किसानों के साथ में। प्रदेश के किसानों का आह्वान करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम 1 से 10 तक की गिनती गिनेंगे। सरकार बनने के बाद में 10 तक की गिनती जब तक गिनेंगे तब तक प्रदेश के किसान का हम कर्जा माफ कर दें। सरकार कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया युवाओं के साथ में कि सरकार बनने के साथ ही हम युवाओं को 3,500 रुपए मासिक भत्ता, जब तक उनको रोजगार नहीं देंगे तब तक भत्ता देते रहेंगे। उन्होंने मेरी माताएं बहनें यहां बैठी उनके साथ में भी कि हम सलामती का शासन देंगे, आपको सुरक्षा देंगे, ऐसा वादा किया था। प्रदेश में विकास काम करेंगे, इसका वादा किया था। दलितों का सम्मान बढ़ाएंगे, इसका वादा किया था। लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद में मैं ये कहूंगा कि शायद गहलोत साहब को फुर्सत नहीं मिली। इसके लिए गहलोत साहब जो है आप लोगों से किए हुए वादों पर खरे नहीं होते। चुनाव का परिणाम आया था, 5 साल तक राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चली थी। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में यशस्वी सरकार भारत की चल रही। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को लेकर के माननीय मोदी जी ने जिस तरह से योजनाओं को प्रारंभ किया था, गरीब को घर मिले, हर घर में गैस का चूल्हा हो, हर घर में शौचालय बने, हर गांव तक सड़क पहुंचे, हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर में बैंक का खाता खुले ताकि सरकार की सहायता और राज्य सहायता का पैसा सीधा खाते में ट्रांसफर हो सके। बिचौलियों को समाप्त करने के लिए बैंक का खाता खोलने का अभियान प्रारंभ किया। गरीबी हटाओ का नारा देकर के वर्षों तक इस देश में सरकारों ने काम किया। गरीबी हटाओ का नारा देकर के सत्ताओं का सुख भोगने तक दशकों से इस कांग्रेस पार्टी ने काम किया। नेहरू जी ने कहा गरीबी हटाएंगे, इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाएंगे, नरसिम्हा राव ने कहा गरीबी हटाएंगे, राजीव गांधी जी ने कहा गरीबी हटाएंगे, मनमोहन सिंह जी ने कहा गरीबी हटाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गरीबी हटी? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी थी, देश में 4 करोड़ घर ऐसे थे जिनमें बिजली उस दिन तक नहीं आती थी। देश में 4 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास में आवास की सुविधा नहीं थी 2011 के बेसलाइन सर्वे के आधार पर। ये सब तो छोड़ दीजिए, इस 21वीं शताब्दी में देश का 62% लोग, 62% आबादी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ऐसी थी जिनके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं। जब 2014 में आप सबने सरकार बनाई, मुझे आशीर्वाद देकर के जोधपुर की जनता ने आप सबकी शुभकामनाओं के साथ में दिल्ली चुन करके भेजा था। प्रधानमंत्री जी ने मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सभा में वो देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो स्वच्छता को लेकर के वहां चर्चा हो रही है उसमें भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी मैं तुमको देता हूं। मैं वहां गया, संयुक्त राष्ट्र की सभा में दुनिया के 200 देशों के प्रतिनिधि वहां अपने अपने देश का झंडा लगे हुए टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठे। मैं भी गर्व के साथ में कि 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हो, इस प्रतिनिधि के नाते इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ में वहां बैठा। लेकिन जब वहां बातचीत शुरू हुई कि दुनिया में जो कुल मिलाकर के 100 करोड़ लोग ऐसे अनुमानित किए गए
कि जिनके घर में शौचालय नहीं है उनको खुले में शौच के लिए वो अभिशाप है। माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता है। मुझे अत्यंत दुख हुआ मित्रों जब मैंने ये सुना कि 100 करोड़ लोगों में से 60 करोड़ लोग मेरे भारत में थे। लोग उंगली उठा करके जितने भाषण देने वाले थे वो तो ये कह रहे थे कि भारत में 60 करोड़ लोग हैं, और उनके चलते हुए मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मैं कोई अपराधी की तरह वहां बैठा। हर आदमी भारत की तरफ उंगली उठा करके बोल रहा है। लेकिन मोदी जी ने संकल्प किया कि मैं गरीब का बेटा हूं और गरीबी का दर्द जानता हूं। मैंने गरीबी को देखा और भोगा है, इसलिए उन्होंने गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योजनाएं प्रारंभ की। आज मैं गर्व के साथ में इस मंच पर खड़े होकर कह सकता हूं कि यहां देश में पूरी ताकत के साथ में जिस तरह से सरकार ने काम किया, एक नई गवर्निंग पॉलिसी बनाई कि जितना भी जो भी कोई योजना हाथ में लेंगे, जो भी कोई काम हाथ में लेंगे, 100% लोगों को उसका लाभ पहुंचना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के लेंगे। पहले भी आवास बनते थे, इंदिरा आवास बनते थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं मंच पर बैठे हुए बुजुर्ग लोगों को, आदरणीय हरि सिंह साहब बैठे, इंदिरा आवास बनते थे, शौचालय बनते थे, लेकिन वो शौचालय बनते कितने थे कि पूरी बिहार की पंचायत में 5 शौचालय बनेंगे। अब बिहार की पंचायत में 5 शौचालय बनेंगे तब किसको मिलेंगे कि सरपंच साहब के 5 गांव है पंचायत में, वो 5 गांव में जो है बूथ में बैठे, एक तो पहले घरे कोई ने बात ही नहीं देना पड़े, एक बूथ में बैठे उन्हें देना पड़े, तो साल में 5 आए, जब 5 आदमी घर में शौचालय बने, उनको कोई कदे घर में शौचालय पूछ सकता? टुकड़ों टुकड़ों में राज्य, टुकड़ों टुकड़ों में विकास करने की परंपरा इस देश में, अभावों के साथ में देश में काम करने की परंपरा इस देश में थी। लेकिन मोदी जी ने कहा जो भी काम करेंगे 100% लोगों तक पहुंचना चाहिए, उस लक्ष्य के साथ में करेंगे। 2019 में देश खुले में शौच से मुक्त हुआ, 10 करोड़ शौचालय बने, और उसके बाद में घर में ढूंढ करके, पहले बेसलाइन सर्वे के आधार पर किया था, उसके बाद आएंगे घर ढूंढ करके हमने शौचालय बनाने का काम किया। आज देश को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त किया। हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर के इसी तरह से योजना प्रारंभ हुई थी। 18,000 गांव ऐसे थे, 18,000 पंचायतें जिनमें बिजली नहीं थी। आज देश के हर पंचायत तक बिजली पहुंची है। देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के सपने को लेकर के हमने काम प्रारंभ किया। लेकिन 2018 में दुर्भाग्य से राजस्थान में सरकार बदल गई, और इस वर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने इस जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर के लोगों के साथ एक षड्यंत्र किया। सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि समय सीमा योजना की समाप्त हो रही थी, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक पाप किया और एक सर्टिफिकेट बना करके भेज दिया कि राजस्थान के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे दोनों में बैठे हुए, ढाणी में, आंकड़ों में बैठे हुए लोगों के घर तक बिजली पहुंच गई? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर तक आज बिजली नहीं पहुंची। विषय मेरे संज्ञान में आया, मैं कैलाश चौधरी जी के साथ लेकर के और देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से मिला। हम दोनों ने जाकर के उनको निवेदन किया कि राजस्थान के लोगों के साथ धोखा हुआ है, राजस्थान की सरकार ने झूठा सर्टिफिकेट पेश किया है। हमने आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि मैं इस स्कीम को एक बार 6 महीने के लिए वापस चालू कर देते। वो स्कीम वापस चालू हुई। राजस्थान को 1250 करोड़ रुपए हमने दिलाए कि ये बचे हुए जो घर है इनकी सूची आपके पास में है, हर घर तक बिजली पहुंचा दीजिए। लेकिन क्योंकि राजस्थान की सरकार में बैठे हुए लोगों को उन बिजली के खंभों की खरीद में घोटाला करना था, तारों की खरीद में घोटाला करना था, ट्रांसफार्मर की खरीद में घोटाला करना था, लाइन डालने के ठेके में घोटाला करना था, उस भ्रष्टाचार की आकांक्षा अपेक्षा में सरकार ने 3 बार टेंडर कैंसिल किया और वो 6 महीने का टाइम पीरियड चला गया और उसके बाद में वो स्कीम लैप्स हो गई। 1250 करोड़ रुपए वापस भेजने पड़े। मैंने फिर जाकर के प्रधानमंत्री जी को कैबिनेट में निवेदन किया कि प्रधानमंत्री जी आपका संकल्प है कि हर घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये सरकार बिजली पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार ने झूठा सर्टिफिकेट दिया है, 2 बार झूठे सर्टिफिकेट दिए। प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके तीसरी बार उस स्कीम को चालू किया। आज चालू किए हुए 1 साल हो गया, लेकिन सरकार किसी के भी घर में बिजली नहीं लगा रही। ये जो सरकार हमको न बिजली दे सकती है, न पानी दे सकती है, ये सरकार जिसको मैंने देश में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान में हर घर, देश में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को हर घर में पानी पहुंचाने के लिए दिया। मोदी जी का संकल्प था कि हर घर तक हम पानी पहुंचाएंगे, लेकिन ये सरकार उसमें भी अपना काम नहीं कर पाई। न बिजली दे सकी, न पानी दे सकी, न सुरक्षा दे सकी, न सलामती दे सकी, न किसानों का कर्जा माफ कर सके, और सरकार केवल और केवल कुर्सी बचाने के संघर्ष में उलझी हुई। एक तरफ जहां
सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन सब योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में राजस्थान देश में पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर होता है। बिजली लगाने में पहले, दूसरे नंबर पर, घर बनाने में पहले नंबर पर, ग्रामीण सड़क बनाने में तीसरे नंबर पर, खाते खोलने में पहले नंबर पर, शौचालय बनाने में पहले दूसरे नंबर पर होता था। उस राजस्थान को अभी सरकार ने नीचे से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। आज अगर योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, भारत सरकार पैसा देती है, भारत सरकार घर बनाने के लिए पैसा देती है, नरेगा का कार्यक्रम चलाने के लिए पैसा देती है, रोजगारी के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, काम शिक्षा देने के लिए पैसा देती है। आप लोगों को जितनी भी योजनाओं का लाभ मिलता है उन सब के लिए पैसा देती है, लेकिन सरकार उस सब में मलाई काटने के चक्कर में और अपनी लड़ाई के चक्कर में जो है आप सब लोगों को पीछे करके आज राजस्थान को गर्त में ढकेलने के लिए काम कर रही है। मित्रों, जो वादे करके, बड़े बड़े वादे करके सरकार सत्ता में आई, लेकिन आपसी संघर्ष, कुर्सी बचाने का संघर्ष, कुर्सी पे बने रहने का संघर्ष, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई। मेरे को एक दिन पत्रकार ने पूछा, इन दोनों में आपका क्या रोल है? मेरे घड़ी लुगाई लड़े हुए, पड़ोसी लोग रोल में कोई रोल नहीं है। अब आपस में लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इनकी लड़ाई के कारण से राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये सरकार जिस तरह से बार बार होटलों में गई, गढ़ किलों में जाकर के बंद हुई, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि सरकार के एमएलए बेलगाम हो गए, सरकार के सारे जो है एमएलए उच्छृंखल हो गए, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। आज राजस्थान में जो है देश में बाकी सब विषयों में तो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर से नीचे उतर करके आज 30, 31, 32वें नंबर तक राजस्थान पहुंच गया, लेकिन भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर देश में पहुंच गया। आज भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर है, महंगाई में पहले नंबर पर है, बेरोजगारी में पहले नंबर पर है, महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार में, महिलाओं के साथ बलात्कार में पहले नंबर पर पहुंच गया। मित्रों, मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ये जो सरकार जिसने हम सब के साथ में धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया, महिलाओं, माताओं, बहनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, राजस्थान के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया, अब वो सरकार फिर से नई योजनाएं लेकर के, नई रेवड़ियां लेकर के हमारे बीच में आई। मैं देखता हूं जगह जगह राजस्थान में जब प्रवास करता हूं, बोर्ड लगे हुए कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं। मैंने तो जब से बोर्ड लगा हुआ देखा तब से गांव में बिजली आना देखना ही बंद कर दिया। 10-10 घंटे की बिजली कटौती होती है। मैंने एक दिन हमारे पोखरण विधानसभा में एक दिन एक पंचायत हो, 2 ठेठ नाचना बैठ रहे, एक पंचायत में एक दिन एक ठाकर साहब फोन करे, मैंने कहा बाबा लाइट नहीं आ रही है। मैं कहा दादा कहीं भी हो, कि साहब 10 घंटा की कटौती है, रोज 10 घंटा लाइट जाए। मैं दादा अपन तो बिजली आए 3-4 साल हुए, अपन तो आदत हो ना, हमेशा हमें बिजली बिना नहीं रह जा, हमें कूलर की आदत पड़ गई, 10-10 घंटा तावड़ा हमारे गर्मी की करो नहीं तो मरा पड़ा। ये लोगों को जिस तरह से तड़पाने का काम ये राजस्थान की सरकार कर, मुफ्त बिजली का झांसा देते हैं, बिजली गायब है। और मैं जिम्मेदारी से आज शिव में इस मंच पर खड़े होकर के कह रहा हूं, ये जितने घंटे आ रही है अगले 2 महीने में वो भी बंद होने वाली, क्योंकि राजस्थान सरकार ने, राजस्थान की पावर जनरेशन कंपनीज ने, उनको डिस्कॉम ने पैसा नहीं दिया, डिस्कॉम को सरकार ने पैसा नहीं दिया, इसलिए पावर जनरेशन कंपनियां जो है वो कोयले का भुगतान नहीं कर पा रही है, और कोयले का भुगतान नहीं करने के कारण से कोयला मिल नहीं रहा है, और हमारी थर्मल पावर की आधी से ज्यादा यूनिट बंद पड़ी है, अब और सब बंद होने वाली है अगले 1 महीने। और सरकार का उसमें लालच क्या है? मैंने पता करने की कोशिश की, भैया इनका इसमें क्या स्वार्थ है, कोयले का भुगतान क्यों नहीं करते थे, फ्री मोबाइल बांटते हैं, उनका पैसा कोयले वालों को दे दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने को फ्री मोबाइल चाहिए या बिजली चाहिए खेती में कनेक्शन के, खेत पिलाने के लिए? और 0 पा की तो मोबाइल तो 6,000 रुपए टूटनी हो, राजेंद्र सिंह जी आपने खुद ही खरीद लिया, और एक जगह 2 खरीद लिया, लावा कि नहीं लाओ? और लाख रुपए 0 पा की 2-5 लाख रुपए 0 पा के आप घर में ले रहा हो, एक ही जगह 2 मोबाइल घरा ला दे देवा, ला देवा कि नहीं देवा? पहले आपने जो मोबाइल है आपने कोई सरकार मुफ्त में दिया, लेकिन सरकार का उसमें फायदा है, सरकार में बैठे हुए लोग महंगी बिजली प्राइवेट कंपनियों से खरीदने के लिए, इनको उसमें जो भ्रष्टाचार करते हैं, 12 रुपए यूनिट बिजली खरीदते हैं, उसमें 2 रुपए अपनी जेब में डालते हैं, और ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस भ्रष्टाचार के कारण आज आपके खेत में बिजली नहीं है। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, शिव में मुझे बताया गया, जो किसानों को बिजली मांग रहे हैं उनको बिजली की जगह लाठी देने का काम ये सरकार कर रही है। किसानों को जो पानी मांगते हैं, नगर में उनको पानी देने के नाम पर लाठी मांगते हैं।
युवा जब लाठी मारती है, युवा जब नौकरी मांगते हैं तो उनको नौकरी के नाम पर नौकरी तो मिलती नहीं, लाठी मिलती है, लाठी की मार मिलती है। जब पेपर लीक हो जाता है उसकी जांच करने के लिए युवा आंदोलन करते हैं कि हमारे सपने टूट गए, तो उनके ऊपर लाठी का प्रहार होता है। देश के लिए बलिदान होने वाले वीरों की वीरांगनाएं जब जाकर के अपने लिए न्याय मांगती है तो यह सरकार उनके कपड़े फाड़ करके उनके ऊपर लाठियों का प्रहार करने का काम करती है। ये बिजली पानी जो सरकार नहीं दे सके, उस सरकार को सरकार में रहने का अधिकार है क्या? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, है क्या? अगर नहीं है तो हमको संकल्प करना पड़ेगा कि हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंक दें। आज राजस्थान में किस तरह के हालात इन्होंने बना करके छोड़े, किस तरह से माताओं बहनों की करुण क्रंदन चीत्कार चीखें हमारे को चारों तरफ से सुनाई दे रही। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि हम उस धरती के लोग हैं जिन लोगों ने महिलाओं के सम्मान के लिए, गाय गंगा गौरी गीता गायत्री इनके सम्मान के लिए, भारत के मान बिंदुओं के लिए, इस सनातन संस्कृति के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी थी। हम लोग क्या आज हमारा खून इतना पानी हो गया कि राजस्थान में 2 लाख महिलाओं के साथ में अत्याचार हो गया, राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ में बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं हो गई, उसके बाद में भी हमारा खून नहीं खौल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह किया था उस बेटी ने भीलवाड़ा की? 13 साल की वो बच्ची जिसे दुनिया भी पूरी तरीके से नहीं देखी थी, दुनिया की समझ भी उसको पूरी तरह से नहीं थी, उसके साथ 3 दरिंदों ने दरिंदगी करने का पाप किया और दरिंदगी करने के बाद में भी उसके सर पर लाठी मार करके मारने की कोशिश की। नहीं मरी, तड़प रही थी तो गला दबाने की कोशिश की और गला दबाने पे भी जब नहीं मरी तो जिंदा का जो है कोयले की भट्टी में झोंक दिया। उसके दर्द की एक एक चीत्कार, उसके दर्द के एक एक दर्द, उसके दुख का एक एक कण का, उसकी सौगंध उठा करके हमको तय करना पड़ेगा कि हम इस सरकार को, जिसकी नाकामी के कारण से, जिसकी नामर्दगी के कारण से यह परिस्थिति प्रदेश में पैदा हुई, उसको हम उखाड़ करके फेंक दें। हर उस बेटी के साथ में जिसके आंख से खून बहा होगा, जिसके आंख से आंसू बहा होगा, जो जीवन भर इस बलात्कार के दंश के साथ में जीने के लिए मजबूर है, उसकी मां ने जो दुख सहा होगा, उसके परिवार वालों ने जो दुख सहा होगा, उसके एक एक आंसू की सौगंध खा करके हमको तय करना पड़ेगा कि अब हम इस सरकार को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करें। कौन जिम्मेदार है इस बात? अशोक गहलोत साहब को जब शुरू में बलात्कार बढ़ने लगे, जब उनको पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा राजस्थान में फर्जी मुकदमे दर्ज होते, 56% मुकदमे फर्जी होते। थोड़े दिन बाद में जब वापस पत्रकारों ने पूछा साहब और बढ़ गए, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में तो इसलिए ज्यादा बलात्कार होते हैं कि अब केस ज्यादा रजिस्टर करते हैं। हमारा तो ये है कि बलात्कार होने के बाद में 3 दिन तक केस रजिस्टर नहीं हो पाते, लोग संघर्ष करते हैं, बेचारों को बाहर दुत्कार करके माँ बाप को निकाल देते, और उसके बाद में जब तीसरी बार पूछा हमारे तो कोई भाई घर में लो कर ले जालम सिंह जी, कोई धर्म रो डोरी बांध दे हाथ में, तो आप मायरो बराक नहीं बनाओ, बराक नहीं बना, और घर में बहन लो भरा बैठो बैठो बराक नहीं बना है। कहा जी वही बहन है उन बतो भरा। हमने रिश्तों की पवित्रता को समझा है। इस राजस्थान ने रिश्तों की पवित्रता को मान और सम्मान देने वाला प्रदेश है। इस राजस्थान में राजस्थान का मुख्यमंत्री यह कहता है कि राजस्थान में बलात्कार ज्यादा क्यों होते हैं कि राजस्थान में घर वाले लोग और रिश्तेदार लोग बलात्कार करते हैं। वे आपके घर में भी बेटी होगी, बहन होगी, अपने परिवार में भी कहीं ना कहीं धर्म का रिश्ता किसी के साथ में जुड़ा होगा। क्या हमने कभी सोचा, कल्पना भी की कि हम अपने बहन के साथ में, अपने बच्चे जो है परिवार के सदस्य के साथ में इस तरह की बात कर सकते? इसने हमारे रिश्तों को कलंकित करने का पाप अशोक गहलोत ने किया। हमारा खून इस बात पर खौलता है कि नहीं खौलता। और उसके बाद राजस्थान सरकार के एक मंत्री को जब प्रश्न पूछा गया विधानसभा में, तो विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में वो कहता है कि राजस्थान में ज्यादा रेप इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये राजस्थान निश्चित रूप से मर्दों का प्रदेश था। इसने दुनिया के सारे आक्रमणों को अपने छाती पर झेला है। इस पश्चिमी राजस्थान ने दुनिया के हर आने वाले आक्रांता को इस पश्चिमी राजस्थान के सपूतों ने अपने भुजाओं के दल पर अपने शीश का दान करके बचाने का काम किया। सब जाति समाज के लोग लड़े, तब जाकर के सनातन संस्कृति और ये हिंदुस्तान बच गए। हम मर्दों का अपमान करने के लिए वहां विधानसभा में खड़े होकर के जब वो टिप्पणी करता है और कांग्रेस पार्टी के विधायक मुस्कुराते ताली बजाते, ये शर्म की बात नहीं है, नामर्दगी का प्रतीक है जिन्होंने उस दिन ताली बजाई थी। राजस्थान की जनता को सौगंध खा करके कि इन ऐसे निरंकुश लोगों को, निर्लज्ज लोगों को हम सत्ता में नहीं आने देंगे। इस संकल्प के साथ में उठ करके खड़ा होना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ शिव में क्या हालत,
किस तरह की परिस्थिति हमारे शिव में। एक तरफ भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया। 450 साल से पीछे हमारी पीढ़ियां संघर्ष कर रही। पहले राम को बचाने के लिए संघर्ष किया, इतने सारे आक्रमण देश पर हुए। सनातन को समाप्त करने के लिए कितने सारे आक्रमण इस देश में हुए। देश पर आक्रमण करने के लिए भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की समृद्धि, भारत के वैभव से आकृष्ट होकर के राजस्थान में के देश में भारत पर आक्रमण करने के लिए कितने आक्रांता इतिहास में आए। 2000 साल तक इतिहास में आक्रमण हुए। भारत पर आक्रमण करने के लिए शक आए, हूण आए, कुषाण आए, चंगेज खान आए, और उसके बाद में अब्दाली आए, गौरी आए, गुलाम आए, खिलजी आए, गजनी आए, और उसके बाद में मुगल और यमन आकर के और पठानों ने आकर के भारत पर आक्रमण किया। और उसके बाद में भी आक्रमण की श्रृंखला नहीं थमी। उसके बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पोर्टुगीज आए, और पुर्तगालियों के बाद में अंग्रेजों ने आकर के भारत पर कब्जा किया। 200 साल तक हमने उनसे भी संघर्ष किया, लाखों लोगों को कुर्बान कर दिया, लेकिन इस सनातन और सनातन के मान बिंदुओं को अपमानित नहीं होने दिया। हमने भगवान राम के मंदिर को बनाएंगे इस संकल्प के साथ में 450 साल तक अपने 18 पीढ़ियों तक संघर्ष किया देश के लोगों ने। आजादी से पहले लोगों ने शीश दान किए, उस संकल्प के साथ में अपने आप को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया, और आजादी के बाद में भी लंबे समय तक न्यायालय में हमने खड़े होकर के लड़ाई की। ये सरकार की, ये कांग्रेस पार्टी की जिसकी आज यहाँ सरकार है, इसने न्यायालय में एफिडेविट फाइल किया था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं, जो राम को नहीं मानते उनको राज में आने देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या जो राम को नहीं मानते हो?